हो सकता है कई लोगों की नजर में प्रो रेसलिंग की दुनिया WWE के चारों तरफ ही घूमती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा दूसरी कंपनियों से बेहतर काम ही करते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए उन कई झगड़ों के बारे में सोचें जिन्होंने लंबे समय तक हमारे दिमाग में अपनी जगह बनाई। WWE ने निश्चित ही बाकी प्रमोशंस की तरह ही कई सारी दिल जीत लेने वाली राइवलरीज बनाई हैं, लेकिन कई बार WWE एक ऐसा झगड़ा लेकर आता है जो या तो किसी दूसरी कंपनी में पहले किया जा चुका है या उनके बाद किसी दूसरी कंपनी में किया गया। आगे की लिस्ट में हम दूसरे प्रमोशंस की उन राइवलरीज को देखेंगे जिसे उन प्रमोशंस ने WWE से बेहतर ढंग से इस्तेमाल किया, चाहे ऐसा क्रिएटिव कारणों से हुआ हो या किसी और वजह से। कुछ एंट्रीज शायद आपको समझ ना आए और हो सकता है वो आपको बाल की खाल निकालना लगे, लेकिन कुछ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और इसका सारा क्रेडिट उन लोगों को जाता है जिन्होंने WWE की दीवारों के बाहर अलग दुनिया बना दी। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कुछ जरूरी नाम जैसे कि एडी गुरेरो वर्सेस रे मिस्टीरियो, माचो मैन रैंडी सैवेज वर्सेस रिक फ्लेयर, क्रिस बेनवा वर्सेस बुकर टी और ड्रू मैकिंटायर गैलोवे वर्सेस बॉबी लैशली के बीच हुए मुकाबले कुछ ऐसे थे जो काफी हद तक अपने नॉन WWE वर्जन्स जैसे ही थे, लेकिन इन 10 में ये अंतर काफी बड़ा है। मैं हूँ एडम पचीटी कल्टहॉलिक रेसलिंग से और ये हैं 10 झगड़े जहां पर दूसरे प्रमोशंस ने खुद को बेहतर साबित किया। शुरू करते हैं। नंबर 10, केविन स्टीन वर्सेस एल जेनेरिको। जब आपके बीच की लड़ाई के लिए फाइट फॉरएवर के नारे लगने लगे तो काफी हद तक ये मुमकिन है कि आपकी दुश्मनी का दायरा अलग अलग कंपनी तक फैल चुका है। असल में जब केविन ओवेंस सैमी ज़ेन के NXT चैंपियनशिप के पल को बर्बाद करने में लगे थे, उससे बहुत पहले ही केविन स्टीन और एल जेनेरिको पूरे इंडीज में एक दूसरे को बुरी तरह से मार रहे थे। CZW, PWG और बाकी कंपनियों ने दुनिया को स्टीन और जेनेरिको की कुछ सबसे खतरनाक लड़ाइयां दिखाई, लेकिन रिंग ऑफ ऑनर में इन दोनों ने अपनी सबसे शानदार लड़ाई की। 2010 की फाइट विदाउट ऑनर और 2012 की लेडर वॉर और लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच में आपको देखने को मिलेगी इंडीज राइवलरीज की सबसे शानदार कहानियों में से एक कहानी। 2014 में केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन के नए नाम के साथ उन्होंने नई दुश्मनी भी शुरू की और सच कहूँ तो ये रिंग ऑफ ऑनर और बाकी जगहों के जैसी ही रही। NXT में उनकी परफॉर्मेंस काफी शानदार थी, लेकिन मेन रोस्टर में ये थोड़ी फीकी पड़ गई। 2016 में ओवेंस और ज़ेन के बीच बैटल ग्राउंड में एक शानदार मैच जरूर हुआ और उनकी रेसलमेनिया 37 की लड़ाई भी काफी मजेदार थी, जिसमें अचानक पता नहीं कहां से लोगन पॉल भी आ गए। WWE वर्जन को बुरा कहना तो थोड़ा मुश्किल होगा, सिवाय इसके कि यहाँ उनकी लड़ाई शुरुआती मुकाबलों के जितनी शानदार नहीं थी। कुल मिलाकर ओवेंस वर्सेस ज़ेन की लड़ाई हमेशा ही अच्छी होती है, लेकिन इन सब के बावजूद भी स्टीन वर्सेस जेनेरिको थोड़ी ज्यादा मजेदार है। नंबर 9, एजे स्टाइल्स वर्सेस शिंसुके नाकामुरा। जब शिंसुके नाकामुरा ने 2018 में मेंस रॉयल रंबल जीता तो सभी को ये महसूस हुआ कि स्टाइल्स बस तुक्के से WWE चैंपियन बन गए हैं और फिर जोड़ घटाना शुरू हुआ। रेसलमेनिया 34 में WWE टाइटल के लिए स्टाइल्स वर्सेस नाकामुरा। WWE दो ऐसे लोगों को आमने सामने लाने वाला था जो न्यू जापान में कई साल पहले कुछ समय के लिए लड़ रहे थे, वो भी अपने सबसे बड़े टाइटल के लिए अपने सबसे बड़े इवेंट में। रेसल किंगडम 10 में IWGP इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के बाद उनके फैंस बहुत ज्यादा खुश थे और उनसे मेनिया में भी उतने ही या उससे कहीं बढ़कर अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद कर रहे थे। और आज के समय के दो सबसे शानदार रेसलर्स उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। स्टाइल्स और नाकामुरा के रेसलमेनिया मैच को काफी हद तक अच्छा माना जा सकता है, लेकिन ये उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया जो इससे लगाई गई थी। स्टाइल्स ने एक आसान और अचानक ही जीत दर्ज की। इन दोनों ने कई सारे लोगों को चौंका दिया, इसलिए बाद में गुस्से से भरे नाकामुरा ने उन्हें पैरों के बीच जोर से मार दिया। नाकामुरा का अचानक से हिल बन जाना पैरों के बीच मारने की एक स्ट्रीक को जन्म देता है, जिसे उन्होंने कई और बार ज्यादातर ठंडे पड़ चुके पे-पर-व्यू मैच में स्टाइल्स के खिलाफ बिना किसी रिजल्ट वाले मैचों में दोहराया। अंत में स्टाइल ने इस झगड़े को मनी इन द बैंक के एक काफी अच्छे लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच में खत्म किया, लेकिन उसके बहुत पहले ही इसको लेकर फैंस में जोश खत्म हो चुका था। नंबर 8, एजे स्टाइल्स वर्सेस समोआ जो। ये कहना सही होगा कि समोआ जो को लाइफ टाइम मूवी स्टाइल स्टॉकर के तौर पे दिखाने का आइडिया अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग था। हालांकि 2018 में स्टाइल्स के साथ उनके डबल WWE टाइटल के लिए हुए झगड़े में ऐसा लगा कि ये बहुत पुराने राइवल्स के बीच झगड़े को भड़काने के लिए बनाया गया एक बिना मतलब का ड्रामा है। जो का चिड़चिड़े और भद्दे तरीके से वेंडी के नाम की रट लगाना कई बार एक बढ़िया स्क्रिप्ट के बीच में खराब टेबल रीडिंग की तरह महसूस होता था, लेकिन ये बकवास स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट को उस प्लान से कंपेयर नहीं किया जा सकता जहां एक दशक से भी पहले स्टाइल्स और जो ने TNA में एक दूसरे का सामना किया था। इससे पहले जो TNA में एक कभी ना हारने वाले मॉन्स्टर के तौर पे आए थे, जबकि एक्स डिवीजन के चैंपियन
स्टाइल्स इस मॉन्स्टर को हराने वाले खतरनाक रेसलर थे। सैक्रिफाइस और टर्निंग पॉइंट में हुए उनके मैच सबसे बेहतरीन मैचेस में से एक है, जबकि क्रिस्टोफर डैनियल्स के साथ अनब्रेकेबल पर उनका 3-वे मैच शायद TNA का अब तक का सबसे शानदार मैच है। मैं मानता हूं कि स्टाइल्स और जो के बीच WWE के मैच भी उनके TNA के मैच के स्टैंडर्ड से बहुत पीछे नहीं थे, लेकिन स्टॉकर वाले ड्रामे ने इस पे बिना वजह डेली सोप वाली चीजें जोड़ दी। नंबर 7, कोडी रोड्स वर्सेस डस्टिन रोड्स। हाँ, कुछ मायनों में आप इसे चीटिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि रोड्स ब्रदर्स का झगड़ा AEW में ज्यादा लंबा नहीं चला। उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ एक सिंगल मैच लड़ा था डबल और नथिंग के उद्घाटन के दौरान। इवेंट से पहले के महीने में कोडी और डस्टिन ने कुछ प्रोमोज में हिस्सा लिया था, जहां उन्होंने कभी कभी अपने बीच होने वाले मनमुटाव की हद दिखाई और ये बताया कि कैसे उनकी प्रोफेशनल सक्सेस ने उनके बीच दरार डाल दी। मैच के पीछे की कहानी इससे इंस्पायर्ड थी, लेकिन मैच के जितना इंस्पायर्ड नहीं थी, जहां डस्टीज बॉयज ने एक बहुत ही भावुक कर देने वाला एक ऐसा शानदार मैच दिखाया जिसने बेहतरीन ढंग से दर्शकों को दीवाना बना दिया। इसके उलट 4 साल पहले जब गोल्डस्ट और स्टारडस्ट के बीच लड़ाई हुई, तब रेसलमेनिया 31 में इन दोनों भाइयों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने का प्लान बनाया गया था, लेकिन बिना किसी रोमांचक कहानी और फरवरी फास्टलेन में हुए बहुत ही ठंडे और बोरिंग मैच ने इनकी लड़ाई को पहले ही मार दिया। हैरानी की बात यह है कि 1 साल बाद कोडी ने कंपनी छोड़ने का फैसला किया, जबकि डस्टिन ने 2019 में कंपनी छोड़ दी, डबल और नथिंग से ठीक पहले। भले ही WWE को ये नहीं पता था कि उनके पास क्या चीज थी, फिर भी ये कहना ठीक ही होगा कि कुछ ही लोग थे जो कोडी और डस्टिन से इस शानदार मैच की उम्मीद कर रहे थे। नंबर 6, रेवन वर्सेस पेरी सैटर्न। जब आप देखते हैं कि 1998 का WCW 2001 के WWE से कुछ बेहतर करता है, तो आपको लगता है कि किसी अच्छे डॉक्टर से अपने दिमाग का इलाज कराया जाए। वैसे मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि बिल्कुल ऐसा ही तब हुआ था जब 2 ECW ओरिजिनल्स के फ्लॉक के सीनियर मेंबर बन गए। 1998 में सैटर्न रेवन के ग्रुप से अलग हो गए और उन्होंने फ्लॉक के दूसरे कमजोर साथियों को भी रेवन के स्पेल से अलग करने की कोशिश की। महीनों से चली आ रही ये लड़ाई 1998 के फॉल ब्रॉल तक पहुंच गई, जहां सैटर्न ने रेवन को एक बहुत ही शानदार मैच में हरा दिया, जिसमें रेवन की हार पर फ्लॉक के खत्म होने की शर्त थी। ये सिंगल्स में सैटर्न की अब तक की सबसे बड़ी जीत थी। यहाँ से 3 साल आगे जाएं तो ये दोनों WWE की भीड़ में अलग अलग जगहों पर पहुंच चुके थे। सर पे कोई चोट लगने के कारण सैटर्न को एक पोछे से प्यार हो गया, जिसको उन्होंने प्यार से मॉपी नाम दिया था। वहीं अगर रेवन की बात करें तो वो अलायंस के एक नाम के मेंबर होने से कुछ बेहतर हालत में और सैटर्न की एक्स टेरी रेनल्ड्स के आसपास मंडरा रहे थे। दोनों का फिर से सामना तब हुआ जब रेवन ने मॉपी को एक वुड चिपर में डाल दिया। सैटर्न ने उन्हें अनफॉरगिवन में हुए एक थ्रो अवे मैच में हरा दिया। ये निश्चित तौर पर कोई बेहतरीन कहानी तो नहीं था और इसमें कोई इमोशनल भी नहीं हो सकता था, कम से कम अगर आप मॉपी के दीवाने नहीं हैं तो। अगर आप हैं तो मुझे माफ कीजिएगा। नंबर 5, रिक फ्लेयर वर्सेस स्टीव ऑस्टिन। ये एक गुनाह ही है कि दुनिया को कभी भी ऑस्टिन वर्सेस फ्लेयर की सिंगल्स लड़ाई देखने को नहीं मिली, जबकि दोनों ही जाने माने मेन इवेंट खिलाड़ी थे। अगर फ्लेयर वास्तव में 1998 में एरिक बिशॉफ से अलग होने के बाद WWE में आ गए होते तो हो सकता था कि हमें एक स्टोन कोल्ड नेचर बॉय वर्ल्ड टाइटल मैच देखने को मिल गया होता, लेकिन अफसोस। ऑस्टिन और फ्लेयर की सबसे बेहतरीन राइवलरी हमें WCW में बहुत कम समय के लिए 1993 में दिखी, जब ऑस्टिन और हॉलीवुड की ब्लॉन्ड के पार्टनर ब्रायन पिलमैन ने फ्लेयर का बूढ़ा होने के लिए मजाक उड़ाया, जिसके बाद क्लैश ऑफ द चैंपियंस में फ्लेयर और एन एंडरसन के साथ एक शानदार टैग टीम टाइटल मैच तय हुआ। इसमें ऑस्टिन वर्सेस फ्लेयर की भी एक झलक देखने को मिली, जो कि 2002 में रॉ में हुए उनके झगड़े से कई बेहतर थी। ऑस्टिन अपने स्टोन कोल्ड कैरेक्टर में बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये एक रेवोल्यूशनरी होने के बजाय घिसा पिटा सा महसूस हो रहा था। और घिसे पिटे की बात हो रही है तो ये भी बता दूं कि ऑस्टिन को फिर से एक और अधिकारी से भिड़ने के लिए खड़ा कर दिया गया और उन्होंने फ्लेयर को तंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने बैकलैश में रेफरी के तौर पे एक बड़ी गलती कर दी थी। फिर फ्लेयर हील बन गए और फिर फ्लेयर ने ऑस्टिन के खिलाफ चाले चलना शुरू कर दिया, ब्ला ब्ला ब्ला। जून में ऑस्टिन ने वॉकआउट कर दिया, जिसके कारण उनकी लड़ाई समय से पहले खत्म हो गई और वो सिर्फ एक ही अच्छा टीवी मैच दे सके। लेकिन ये बात मान लेनी चाहिए कि ये इन दोनों महान खिलाड़ियों का सबसे बेहतरीन काम नहीं था। नंबर 4, क्रिस जेरिको वर्सेस जॉन मॉक्सली। क्रिस जेरिको और वो इंसान जिसको कभी डीन एम्ब्रोस के नाम से जाना जाता था, इस बिजनेस में ज्यादा भरोसेमंद परफॉर्मर्स में से एक हैं, खासकर जब कुछ अजीब सी चीज से फैंस को खुश करना हो। लेकिन 2016 में ऐसा नहीं था, जब चिड़चिड़े हील जेरिको और अजीब से एम्ब्रोस की लड़ाई एक पौधे के मर जाने के कारण शुरू हुई, जिसका नतीजा एक हथियारों से भरे केज मैच के तौर पर सामने आया।
जिससे असल में हुए कुछ खतरनाक पलों का असर कम हो गया। जेरिको अच्छी कॉमेडी करते हैं और एम्ब्रोस भी कॉमेडी अच्छी तरह से कर सकते हैं, लेकिन कुछ इतनी बेकार कॉमेडी होती है जिसे अच्छा कर पाना लगभग नामुमकिन होता है। 20s की शुरुआत में जेरिको AEW के पहले विश्व चैंपियन के तौर पर छाए हुए थे और एम्ब्रोस एक बार फिर से मॉक्सली बन गए थे। एक ऐसे खतरनाक स्ट्रीट फाइटर थे जो किसी के सामने पीछे नहीं हटे। दोनों रेवोल्यूशन में एक वर्ल्ड टाइटल मैच के लिए तैयार थे और जेरिको ने अपने ताकतवर ओपोनेंट को हराने के लिए वो सब कुछ किया जो वो कर सकते थे। इसमें उन्हें इनर सर्कल में जगह और एक कार देना शामिल था और बाद में एक कील से मॉक्सली की आंख निकालने की कोशिश की। एक आई पैच पहने हुए मॉक्सली ने हिसाब बराबर करने के लिए जेरिको हेंचमैन सेंटाना को लगभग अंधा कर दिया और गोल्ड जीतने के लिए एक खूनी लड़ाई में जेरिको को हरा दिया। मेरा मतलब है कि ये मिड कार्ड में बैठ के एक पौधे का बदला लेने से कहीं ज्यादा मजेदार है। नंबर 3, हल्क होगन वर्सेस रिक फ्लेयर। प्रोफेशनल रेसलिंग के चाहने वालों के लिए ये कई सालों तक एक ड्रीम मैच था। फैंस बहस करते थे और एक मैगजीन ये अंदाजा लगाती थी कि क्या होगा अगर WWF के हल्कस्टर और WCW के नेचर बॉय स्कॉट सर्कल में आमने सामने आ जाए तो। 1991 में ऐसा लग रहा था कि इन सवालों का जल्द ही जवाब मिलेगा जब WCW के खराब मैनेजमेंट के चलते फ्लेयर ने न्यूयॉर्क का रास्ता पकड़ लिया और फेड ने बिना कोई देर किए फ्लेयर और होगन को राइवल्स के तौर पर खड़ा कर दिया, इस सवाल को उठाते हुए कि असली वर्ल्ड चैंपियन कौन होगा। रेसलमेनिया 8 एक ऐतिहासिक मैच के लिए सबसे अच्छे जंग के दौरान की तरह लग रहा था, लेकिन एक लंबे हाउस रन के बाद भी WWE के फैंस को कभी होगन वर्सेस फ्लेयर का कोई ढंग का मैच देखने को नहीं मिला। वहीं WCW इस ड्रीम मैच को दिखाने के मामले में तेज निकला। फ्लेयर 1993 में WCW में लौट आए और 1994 में होगन भी बहुत सारे हंगामे के बीच यहाँ आ पहुंचे। होगन को तुरंत ही WCW वर्ल्ड टाइटल के लिए हील बन चुके फ्लेयर के खिलाफ खड़ा किया गया और जुलाई के बैश एट द बीच में उन्होंने फ्लेयर को हराकर बेल्ट जीत ली। WCW ने पे पर व्यू के जरिए शानदार कमाई की और 1999 में बीच बीच में होगन वर्सेस फ्लेयर मैच करते रहते थे। उनके WCW मैच हमेशा इतने शानदार नहीं होते थे, लेकिन WWE के मुकाबले में WCW ने होगन वर्सेस फ्लेयर को बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया और इस बात में कोई भी शक नहीं है। नंबर 2, मैट हार्डी वर्सेस जेफ हार्डी। अभी तक 3 बार ही ऐसा हुआ है जब कभी अलग न होने वाले भाई WWE में आमने सामने खड़े हुए दिखे। कुछ समय के लिए 2001 के आखिर में कुछ बेकार से मुद्दों के लिए, अचानक से 2002 में जिसके बाद मैट हील बन गए और 2009 में जब मैंने तुम्हारे कुत्ते को मार डाला और मैंने तुम्हें भी मारने की कोशिश की थी जैसे पागलपन के दौरान, जो कि कुछ महीनों बाद खत्म हो गई जब हार्डीज ने एक बार फिर से दोस्ती के साथ खत्म करने का फैसला किया। कुछ इस तरह, हत्या की कोशिश करने के लिए माफ कर देना। अरे ये छोटी छोटी गलतियां तो सबसे हो जाती हैं। रेसलमेनिया 25 में एक ऐसे मैच जिससे किसी को कोई खास उम्मीद नहीं थी। उसके अलावा मैट और जेफ ने WWE में कभी एक दूसरे के खिलाफ खेलते हुए कुछ खास कमाल नहीं किया। हालांकि TNA में उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसे कई लोग तो जादू ही मानते हैं, वहीं कुछ को इसकी वजह से थोड़ा सा सरदर्द हो जाता है। 2016 में TNA में जेफ की एक पहेली को हल करने में मैट के नाकामयाब रहने ने उन्हें भयानक पागलपन के बीच पहुंचा दिया, जिसने दुनिया के सामने लाकर खड़ा किया ब्रोकन मैट को। एक ऐसी पहेली जैसी पहले कभी नहीं देखी गई थी। ब्रोकन मैट और उनकी मुश्किल से बोली जा रही बातों ने भाई नेरो को हार्डी कंपाउंड में एक फाइनल मैच के लिए चुनौती दी, जो कि जितना क्रिएटिव था उतना ही बेतुका भी था। और उनके WWE मैचों से उलट इसने लोगों को इसके बारे में बात करने के लिए मजबूर कर दिया, अच्छी और बुरी दोनों तरह की बातें। हार्डी ने TNA में इसी अजीब से रास्ते पर चलना जारी रखा और इसका नतीजा ये रहा कि उनके करियर में बड़ा उछाल आया। नंबर 1, द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वर्सेस द कंपनी। हो सकता है ये बिल्कुल एक जैसा ना हो क्योंकि WWE और WCW अलग अलग प्रमोशन है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, ये एक जैसे ही तो हैं। वही चीज, वही जगह, वही कहानी और एक जैसी सोच वाले वही दर्शक। 1996 में स्कॉट हॉल, केविन नैश, हल्क होगन और बाकी लोगों ने एक साथ मिलकर एक ताकतवर ग्रुप बनाया जिसने WCW पर जमकर निशाना साधा। बेल्ट, टीवी पर मिलने वाला टाइम और शोहरत सब कुछ छीन लिया। इनके सामने पूरा WCW रोस्टर था और कई सालों तक इन ग्रुप्स की लड़ाई पर शानदार मैच दिखाए गए। इसमें सब कुछ अच्छा तो नहीं था, लेकिन इसके कुछ बेहतरीन हिस्सों को आज भी याद किया जाता है। 2002 में WWE ने 40 से ऊपर हो चुके हॉल, नैश और होगन की रीबॉर्न NWO के तौर पे वापसी कराई। इसके पीछे की कहानी ये है कि मैकमैन उनको फेडरेशन को खत्म करने के लिए खुली छूट देने जा रहे थे। बस इसमें कोई भी तोड़फोड़ और ड्रामा नहीं था। 3 उम्रदराज दिग्गज बस इधर उधर घूमते दिखे और कभी कभार हमले किए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया जो रोंगटे खड़े कर दे, जैसा कि वो पिछली कंपनी में कर चुके थे। और होगन एक महीने के भीतर ही बेबी फेस बन गए। रॉक के साथ अपने बेहतरीन मैच के साथ ही
हॉल, नैश के साथ साथ शॉन वॉल्टमैन, बिग शो, बुकर टी और शॉन माइकल्स कभी भी कोई बड़े नाम की तरह नहीं लगे और कुछ डीवीडी और टी शर्ट बिकने के बाद NWO के न्यूयॉर्क एडिशन का रंग फीका पड़ गया। देखा जाए तो दोनों तरह से WCW ने अपनी खुद की कंपनी को खत्म करने में WWE को पछाड़ दिया।